तृतीय क्षेत्र में लिखिए, तृतीय क्षेत्र का संबंध या जिसका संबंध सेवा से होता है। सेवा बताइए कैसे है, सेवा होती कैसे है? आदृश्य। तो लिखो सेवा आदृश्य होती है। जो प्रदान की जाती है, जो प्रदान की जाती है। लाइन चेंज करके लिखो, तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं, तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं, पॉइंट करते लिखते जाइएगा, ठीक है ना। तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं, नंबर एक बैंकिंग, बैंकिंग। नंबर दो बीमा, नंबर दो इंश्योरेंस, नंबर तीन इंश्योरेंस भी देखिए, बीमा क्या है, सेवा क्षेत्र का है ना। स्टोरेज, भंडारण, स्टोरेज भंडारण। ट्रांसपोर्ट, परिवहन, और क्या, एजुकेशन, है ना, शिक्षा, एजुकेशन। और क्या है, स्वास्थ्य, हेल्थ। और क्या है, लोक प्रशासन। ये सब देखिए सेवा क्षेत्र सेक्टर के हैं। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। डिफेंस, रक्षा, डिफेंस, रक्षा। होटल एंड रेस्टोरेंट, होटल और रेस्तरां, होटल एंड रेस्टोरेंट, होटल और रेस्तरां। पैटर्न, टूरिस्ट, पैटर्न। सूचना और प्रौद्योगिकी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है बताइए, सारे जो है किस सेक्टर के हैं, ये टेरिटोरी सेक्टर के हैं, तृतीय सेक्टर के साथ हैं, ठीक है ना।
बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ है आपका, डिफेंस है आपका, होटल एंड रेस्टोरेंट है। ये सब सेवा के लिए है, सर्विस है, ठीक है। टूरिस्ट है, आईटी इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, सूचना और प्रौद्योगिकी है। आप जो टेक्नोलॉजी है, जो सूचना है, वो क्या है? सेवा, सर्विस, ठीक है ना। रिपीट करो भाई। प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन? प्राथमिक सेक्टर में कौन आता है? कृषि, वानिकी और मत्स्य, पशुपालन, ठीक है। ये सब क्या होगा? प्राथमिक सेक्टर के होंगे, ठीक है ना। और द्वितीय सेक्टर के कौन से होंगे? उद्योग, है ना। और जो जिनमें जो शामिल होते हैं उसमें क्या होता है? निर्माण, विनिर्माण, ठीक है ना। और हाँ, विद्युत, जलापूर्ति, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट है, ठीक है ना। निर्माण क्या है? निर्माण और विनिर्माण क्या है? जैसे खनन और उत्खनन बताया था हमने, तो वैसे निर्माण और विनिर्माण क्या है? हम्म, बताइए। मतलब निर्माण का मतलब जो होता है आधारभूत संरचना से होता है। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे इकाइयों को मिला करके निर्माण कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे सीमेंट है, मोरंग है, गिट्टी है, तो ये सब हमने क्या किया? इसका, इस भवन का हमने क्या किया? निर्माण किया। मतलब आधारभूत संरचना से हमने इसका क्या किया? निर्माण किया। मतलब क्या होता है? निर्माण जो है आधारभूत संरचना के निर्माण से होता है, ठीक है ना। जैसे आपने किसी वस्तु का निर्माण किया, ठीक है ना। जैसे आपने मशीन का निर्माण किया, वस्तु का निर्माण बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु है और उस वस्तु को हम मशीन में डाल देते हैं। जैसे आप सीमेंट, मोरंग, गिट्टी को उसमें मिलाने वाली मशीन में डाल दिया, तो उसने उसका क्या कर दिया? निर्माण कर दिया, ठीक है ना। मिस्त्री लोग इसका क्या कर दिए? निर्माण कर दिए। तो किसी वस्तु के मशीन के द्वारा जो होगा वो क्या होगा? निर्माण होगा। या व्यक्ति के द्वारा जो होगा वो क्या होगा? निर्माण होगा। तो निर्माण वो है, ठीक है। जैसे सड़क क्या है? निर्माण, निर्माण हो रहा है ना। सड़क क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर जैसे आप खुद से कहा जाए कि जो ओवरब्रिज है उसका क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। विनिर्माण थोड़ी ना बोलिएगा, उसको निर्माण बोलेंगे, ठीक है ना। और विनिर्माण क्या है? विनिर्माण वो है जिसका संबंध वस्तुओं के निर्माण से तो हो, लेकिन उसमें क्या किया जाए? मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ रहे हैं ना। मतलब क्या है देखिए, जैसे उद्योग है, उद्योग है, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा उद्योग है? नहीं, कंपनी है। जो उद्योग और कंपनी के अंदर काम किया जाए, कहने का मतलब है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब कोई वस्तु जो है, जैसे मान लेते हैं आपकी जो चीनी है, ध्यान से सुनो। चीनी का उद्योग होगा, क्या करेगा? पहले वो प्राइमरी सेक्टर से आएगा ना। किसान क्या करेगा? उसका उत्पादन करेगा, है ना। उसका फिर क्या करेगा? वितरण, मतलब क्या करेगा? वितरण करेगा, बांटेगा, देगा, कहने का मतलब फिर उसका उपभोग भी करेगा लास्ट में। वो उपभोग मतलब खुद भी खाएगा। अब चीनी हम लोग नहीं खा रहे हैं, खा रहे हैं। तो कहने का मतलब जैसे चीनी उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, ये सब विनिर्माण के क्षेत्र है, ठीक है। वस्तु को लेंगे फैक्ट्री में और उसका क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। तो विनिर्माण का हो गया। अब तृतीय सेक्टर में आते हैं, तो तृतीय सेक्टर क्या होता है? जिसका संबंध सीधा सेवा से होता है। आप कोई भी अगर सेवा दे रहे हैं तो समझ लीजिए वो तृतीय सेक्टर का है, टैटोरी सेक्टर का पार्ट होगा, ठीक है ना। आप जितने भी हैं, जैसे बैंकिंग है वो सेकंड तृतीय सेक्टर का है, तृतीय क्षेत्र का है, भाग है ना। उसके बाद क्या है? होटल है, रेस्टोरेंट है ना, ठीक है। आप जो हॉस्पिटल है वो सब किसके भाग हैं?
टैटोरी सेक्टर के हैं, तृतीय सेक्टर के भाग हैं, ठीक है ना। एजुकेशन है, आप यहाँ पे किस भाग में, मतलब किस उसमें बैठे हैं, तृतीय सेक्टर में है आप, ठीक है ना। सेवा दे रही है, दी जा रही है, ली जा रही है ना। उसके बाद आप जो है इंश्योरेंस करवा रहे हैं ना, बीमा करवा रहे हैं, वो दिख रहा है आपको कहीं बीमा? अदृश्य होता है, ये दिखता नहीं है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट है, आप बाइक से आए हैं, साइकिल से आए हैं, ठीक है ना। रेल, ट्रेन, कहीं से भी यात्रा करेंगे, वो सब क्या होगा, अदृश्य होंगे, ठीक है ना। और क्या होगा, एजुकेशन, हेल्थ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब क्या है कि जो ये प्रशासन है, प्रशासन के लिए आपको दिख थोड़ी ना रहा है, व्यक्ति जरूर दिखता है, प्रशासन कहाँ दिखता है, ठीक है ना। ये है डिफेंस है, रक्षा है, ठीक है ना। रक्षा के लिए जितने भी आर्मी है, या जो इस तरह से आप पहले हमारी जो सिक्योरिटी है, या हम खुद अपना जो डिफेंस करते हैं, जो रक्षा करते हैं, वो क्या है, मतलब वो सारे सेक्टर के सेट। नेवी में जाइएगा तो नेवी किसका पार्ट होगा, तो डिफेंस का तो होगा ही, तृतीय क्षेत्र का होगा, है ना। तो ये सब हो गया, और उसके बाद में क्या है, टूरिस्ट है, आप कहीं टूर पे जाते हैं, पैटर्न पे जाते हैं, तो वो सब क्या है, आप कहीं जाएंगे ना, तो ट्रांसपोर्ट करेंगे, वहां का चार्ज देंगे, ठीक है ना, ठहरने का, घूमने का, ये सब क्या है, फिर किस सेक्टर के भाग हैं, अभी मैं आपको और अच्छे से डिफाइन करूंगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपको जो सूचना प्रदान की जा रही है, जो प्रौद्योगिकी का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का, वो सब क्या है, सेवा क्षेत्र का भाग है, ठीक है। इतना सा आप याद रखिए, समझ में आई बात आपको ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा लिखें कि प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर में संबंध, थोड़ा सा, ठीक है। लिखो, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों में अंतर, तीनों में अंतर। ठीक है, ये तीनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं, ये तीनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। अब देखिए, आप लोग यहाँ से चाहिएगा ना, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें आपका लगभग यहाँ से अब हट रहा है, तो आप चाहें तो मैं इसको बहुत स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मानना तो थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेना, कि बार बार आपको ये सोचना ना पड़े, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में तो नहीं है ना, मतलब कोर्स के भी जल्दबाजी में तो नहीं है कि नहीं हमको 2-3 महीने में कंप्लीट कर लेना है ना। हाँ, ताकि फिर बार बार ये पछतावा ना रहे कि हमें कुछ करना है, ठीक है। तो लिखें, ये तीनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं, जैसे, जैसे गन्ना किसान, जैसे गन्ना किसान अपने गन्ने का वितरण, अपने गन्ने का वितरण चीनी मिल में करता है, जहां बने चीनी का उपयोग, जहां बने चीनी का उपयोग किसान स्वयं करता है, जहां बने गन्ने के चीनी का उपयोग किसान स्वयं करता है,
लिखे लाइन चीज को, किसान परिवहन और बैंक दोनों का प्रयोग करता है। जो सेवा क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में ना। चलो देखो, गन्ना किसान क्या करता है, अपने गन्ने का वितरण ना, गन्ना क्या करेगा, उत्पादन करेगा। उत्पादन, अभी जब तक उत्पादन कर रहा है और वितरण कर रहा है, मतलब उत्पादन कर रहा है फिर उसको बेच रहा है, उत्पादन कर रहा है, वितरण कर रहा है, तो वितरण क्या है बताओ, गन्ने का जो वितरण कर रहा है वो किस क्षेत्र में होगा। गन्ने का वितरण कर रहा है, कर रहा है ना, कॉपी देखो उसमें क्या लिख पाया हमने। गन्ना किसान गन्ने का वितरण चीनी मिल में करता है ना। तो गन्ने का जो वितरण कर रहा है, जो वितरण हो रहा है वो किस क्षेत्र में हो रहा है बताओ पहले, प्राथमिक क्षेत्र में। और चीनी मिल भी जो आया है वो किस क्षेत्र का भाग होगा, द्वितीयक होगा। तो जो चीनी मिल है ना, चीनी मिल, ये द्वितीयक क्षेत्र का होगा, हाँ या ना। जब किसान, और अच्छा, चीनी का उपयोग, गन्ने की चीनी का उपयोग किसान स्वयं भी कर रहा है, कर रहा है ना। तो किसान क्या करेगा, किसान किसका किसका इसके साथ प्रयोग करता है, ध्यान दो, इसके साथ किसका किसका प्रयोग कर रहा है, परिवहन का भी कर रहा है, किसका कर रहा है, परिवहन का कर रहा है, और किसका कर रहा है, बैंक का भी प्रयोग कर रहा है भाई। ले जाकर के ले जाएगा किसी साधन से ही तो ले जाएगा, अपने उत्पाद को किससे ले जाएगा, परिवहन से ही ले जाएगा। और जब बेच कर लाएगा तो पैसा जेब में रखेगा कि घर में रखेगा कि बैंक में रखेगा। तो सीधी सी बात है कि ये दोनों तीनों दोनों क्षेत्र किससे हैं, सेवा क्षेत्र से हैं। मतलब क्या है, तृतीय क्षेत्र से। बोलो हाँ या ना, आया समझ में आता। तृतीयक क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है, जो ये तृतीयक क्षेत्र है ना, इसको दो भागों में बांटते हैं, चतुर्थ और पंचम। ठीक, हो गया। आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें। नहीं लगाइए, कोई बात नहीं। ये क्या है, चतुर्थ और पंचम, जो सेवा क्षेत्र है ना, जो तृतीय क्षेत्र है, उसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिए अगर प्रॉब्लम हो तो, क्वाइनरी है, ठीक है। इसमें ये क्या होगा, अनुसंधान एंड डेवलपमेंट, विकास।
शामिल होता है। इसमें क्या शामिल होगा? अनुसंधान और विकास शामिल होगा। आप सुनो, सेवा क्षेत्र भी जैसे है ना, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सेवा से होता है। तो ये सेवा भी ना दो टाइप से होती है, दो प्रकार से होती है। जैसे एक सेवा क्या हो रही है, एक सेवा आप घर से आए हैं, इस संस्थान में है, इस अनुसंधान में, ठीक है ना? अनुसंधान समझ रहे हैं ना? लाल बहादुर शास्त्री क्या है? अनुसंधान है। जो आईआईटी है वो सब क्या है? अनुसंधान है। जो सारी यूनिवर्सिटी है वो सब क्या है? वहां पढ़ा जा रहा है ना। और डेवलपमेंट है, जब आप पढ़ेंगे तो विकास नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीजें चतुर्थ श्रेणी में आएंगे, मतलब चतुर्थ सेक्टर में होगा। जो पंचम सेक्टर है, पंचम क्षेत्र है, क्वाइनरी सेक्टर जो है, इसमें क्या है? जिससे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, जिसमें मतलब एक निर्णय लेने की क्षमता हो, निर्णय लेने की क्षमता हो। पंचम क्षेत्र का मतलब सीधा सा है कि सेवा के क्षेत्र में ही निर्णय लेने की क्षमता हो। और निर्णय कौन ले सकता है? निर्णय लेने की किसके पास क्षमता होती है? एक आईएएस के पास, ना? तो लिख लो, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। एग्जाम्पल के लिए लिखें आईएएस, आईपीएस, है ना? जो निर्णय ले ले, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, बस यही है, सीधी सी बात। क्या हुआ, मन नहीं लग रहा है आपका? है? पानी ले लीजिए, अगर मॉर्निंग में पढ़ने की आदत नहीं है क्या? पानी पी लो, दिक्कत हो रही है तो। देखिए, ध्यान से सुनिए, ये तृतीय क्षेत्र है, ठीक है? और तृतीय क्षेत्र इन सब चीजों से शामिल है, ठीक है? तृतीय क्षेत्र किससे शामिल है? इन सभी चीजों से शामिल है। और जो तृतीय क्षेत्र है ना, वो दो भागों में बटा हुआ है, चतुर्थ और पंचम, ठीक है? क्वाइंटरी एंड क्वाइनरी, ठीक है? जो चतुर्थ सेक्टर होगा उसमें अनुसंधान और विकास शामिल होगा, ठीक है ना? जो पंचम सेक्टर होगा वो क्या है, मतलब जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। एग्जाम्पल के लिए आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, सीएम हो गया, पीएम हो गया, ये सब क्या है? मतलब निर्णय ले सकते हैं ना, तो ये सब क्या है? पंचम सेक्टर के, सेवा क्षेत्र के पंचम सेक्टर के होंगे, ठीक है? हाँ, चलिए बोले, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है ना? तो जैसे अभी बजट पेश हुआ है ना बजट पेश, ध्यान रखो कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई में आपका बजट पेश हो रहा है। और बजट में ढेर सारी बातें बताई गई हैं, बड़ी अ, अच्छी। सुनने में ऐसा आ रहा है कि बजट जो पेश किया गया है वो बहुत किसान हित में, नौजवानों के हित में, है ना? ये सब बड़ा अच्छा है। अब सवाल ये है कि अच्छा है कहते तो बहुत कुछ है, जमीन पर क्या उतरता है ये हम लोग सोचना पड़ेगा। जैसे मुद्रा लोन, बहुत दिन से सुनाई दे रहा है कि मुद्रा लोन मिलता है। उससे क्या है कि जो युवा वर्ग है ना, उससे कुछ बिजनेस कर सके। मुझे नहीं लगता कि यहाँ आम लोगों को, यहाँ आसपास अगर हम लोग इंक्वायरी करें तो कोई मुद्रा लोन पाया होगा। लेकिन बड़े बड़े स्तर पर उसको उसको प्रचार प्रसार किया जाता है कि मुद्रा लोन, अभी बता रहे हैं कि मुद्रा लोन जहाँ 5 लाख था, अब मुद्रा लोन को 10 लाख कर दिया गया है। आप मुद्रा लोन ले करके अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस बढ़ा ले, कर ले, ठीक है? ये बता रहे हैं। तो ठीक है, बजट है, हमारे देश का बजट है, तो बजट, अब हम लोग बजट पे आएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी बजट बहुत दूर है, क्योंकि बजट पढ़ने के लिए हमको पहले इन सब चीजों को जानना पड़ेगा।
तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में लिख रहे हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में प्राथमिक क्षेत्र, या ऐसे लिखें प्राथमिक द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के आर्थिक क्रियाओं का कुल योग आर्थिक क्रियाओं का कुल योग जीडीपी कहलाता है। पेन डाउन करो, समझो इसको, इसी टाइम याद करो। जीडीपी क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के आर्थिक क्रियाओं का मतलब इन तीनों का योग, क्या कहलाएगा? आप कितना प्राइमरी सेक्टर से उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना आप द्वितीय सेक्टर से उत्पादन कर रहे हैं, या इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। आप अगर अर्थव्यवस्था की गणना जब करिएगा ना, अर्थव्यवस्था की गणना आप कैसे करिएगा? जो अर्थशास्त्री लोग हैं ना, वो हमारे भारत देश की जब अर्थव्यवस्था की गणना करते हैं, कैसे करेंगे? जो प्राथमिक सेक्टर होगा, प्राथमिक सेक्टर में जितनी चीजें शामिल होंगी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सबसे जो प्राप्त आय होगी, इन सब स्रोतों से जो प्राप्त आय होगी, प्लस सेकेंडरी सेक्टर से निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति, इन सब चीजों से जो प्राप्त आय होगी, इनकम होगी, है ना, प्लस तृतीय सेक्टर से, तृतीय क्षेत्र से बैंकिंग, होटल, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, डिफेंस, टूरिस्ट, आईटी, इन सब चीजों को मिला, इंश्योरेंस, इन सबसे प्राप्त आय जब हम तीनों और आर्थिक क्रियाओं का योग, इन तीनों का जब जोड़ देंगे तो वो हमारी क्या निकल जाएगी? जीडीपी निकल जाएगी, सकल घरेलू उत्पाद। बहुत अच्छे से ध्यान से तो बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? जीडीपी क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में है, एक वित्तीय वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के आर्थिक क्रियाओं का योग जीडीपी कहलाता है। सीधी सी बात। प्राथमिक सेक्टर में जो चीजें शामिल हैं आप उसको समझ रहे हैं, द्वितीय सेक्टर में जो चीजें शामिल हैं वो आप समझ रहे हैं, और तृतीय सेक्टर में जो चीजें शामिल हैं, तो तीनों का योग जो होगा वो क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ?
ठीक है ना। तो आप इस तरह से कुछ पढ़ाई कीजिएगा ताकि अच्छे से आप याद कर पाए, और मैं इसको और सरल बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमेशा के लिए दिमाग में आपको बना रहे, कभी भूले नहीं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका ये प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा आपका है द्वितीय क्षेत्र है, और क्या है, तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो आप कहने का मतलब जो हमारी यहाँ पे आप ऐसे समझ लें, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अपनी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, और 21-22 का जो आर्थिक सर्वे है, जो रिपोर्ट आई थी, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। ठीक, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार सब सामने हैं आज के, ठीक है ना। अब देखिए, जो आर्थिक रिपोर्ट आई ना, वो बताया कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसका जो है वो 22% है। कितना प्रतिशत? और वो भी 22% में, ध्यान रखिएगा, जो 22% प्राइमरी सेक्टर का भाग है। अभी देखो, ये इसका जो है वो 24% है। मतलब प्राथमिक सेक्टर से कितनी इनकम हो रही है? 22%। द्वितीय क्षेत्र से कितना इनकम हो रहा है? 24, 24। और तृतीय क्षेत्र से जो सर्वे हो रहा है ना, वो, और सॉरी, सर्वे नहीं, इनकम हो रहा है वो 54% हो रहा है। ध्यान से देखना उसको। मतलब तृतीय क्षेत्र का क्या है? सेवा क्षेत्र से है ना। कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। उसमें से जो कृषि से उत्पादन हो रहा है, बेसिकली कृषि से, इसके भी सेक्टर है, कृषि है, मत्स्य पालन है ना, पशुपालन है, वानिकी है। इन सबसे नहीं, केवल कृषि से 17 से 18% इनकम इसमें हो रहा है। बाकी से और हो रहा है, तब जाकर के 22 हुआ है। 17 से 18% तो केवल कृषि से उत्पाद हो रहा है, इनकम हो रही है। हमारी जो अर्थव्यवस्था बनी है, वो 17 से 18% केवल कृषि से बनी है। बाकी 4% से, और 4% में और सब है, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी।
सब उससे है। ये दुख की बात है। सबसे ज्यादा आपके मतलब अर्थव्यवस्था कहाँ से बन रही है हमारी, इनकम कहाँ से हो रही है? तृतीय क्षेत्र से हो रहा है, सेवा के क्षेत्र से हो रहा है। लोग बैंकिंग ना, होटल रेस्टोरेंट, परिवहन, टूरिस्ट, एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन, ये सब जो है सबसे ज्यादा अगर हमारी अर्थव्यवस्था को मेंटेन किए हैं तो सेवा क्षेत्र है। और उद्योग जो है या सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें 24% है। अब तीनों को जोड़िएगा तो जीडीपी कितनी होगी आपकी? क्षेत्र कितने हैं बताइएगा जरा। प्राथमिक क्षेत्र ना, और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र हैं। 1951 में जीडीपी में क्या योगदान होगा हम लोग उसी को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1951 जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान क्या था, यह हम लोग देखेंगे। और किसमें? परसेंट में। ठीक है ना? इसके बाद रोजगार में क्या योगदान था ये भी देखेंगे। रोजगार में योगदान, रोजगार में योगदान किसमें? प्रतिशत में।
1951 में जो जीडीपी में योगदान था ना, वो कितने कितने परसेंट था आप देखो इधर। प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था उस टाइम 55% था। कितना था? 55% प्राथमिक क्षेत्र में। और जो द्वितीय क्षेत्र का योगदान था वो था 15%। और जो तृतीय क्षेत्र में योगदान था वो था 30%, 30%। कितना हुआ ये? 100%। अभी लिखना नहीं, ध्यान से समझ लो पहले। 1951 में जो जीडीपी में योगदान था ना, प्राथमिक क्षेत्र में 55% था। हम लोग साथ साथ कर ले, ऐसे करते हैं। 21-22 में ना, 21-22 जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान किसमें होगा? प्रतिशत में। इसको भी बना के रखो भाई। और रोजगार, आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी बात कर रहे हैं, तो रोजगार में योगदान, योगदान किसमें? प्रतिशत में। ध्यान से सुनो मेरी बात को। 1951 में जो प्राथमिक सेक्टर का योगदान था जीडीपी में वो 55% था। आज कितना है? 22%। और उस 22% में केवल 17-18 मतलब सबसे ज्यादा 17 से 18% जो है वो कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी। समझ आ रही है बात? जो द्वितीय क्षेत्र है उद्योग, उद्योग से, जिसका संबंध उद्योगों से होता है, उस टाइम 15% था। आज कितना है? 22%। द्वितीय क्षेत्र में उस टाइम 30% था, 30% था। सड़क से, रेलवे से, बैंक से, पैटर्न से, होटल से, हेल्थ से, वो 30 था। अभी कितना है बताइए जरा? 54%। दोनों का योग क्या होगा? 100%। समझ में आई? जो रोजगार क्षेत्र में जीडीपी का मतलब योगदान है वो है, तब था 70%, द्वितीय का था 20% और तृतीय का था 10%। टोटल कितना हुआ? रोजगार के क्षेत्र में जो जीडीपी में योगदान था, प्राथमिक क्षेत्र में था 70%, द्वितीय क्षेत्र में था 20% और तृतीय क्षेत्र में था 10%। ये रोजगार क्षेत्र में योगदान था। आज जो है 21-22 में जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में कितने हैं? तो सॉरी, ये 24। आज जो आर्थिक रिपोर्ट आई है 21-22 की, वो क्या बता रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो योगदान है, जीडीपी में जो योगदान है वो 22% है, और जो रोजगार में योगदान है वो 45% है। जो रोजगार
से मतलब प्राप्त हो रही है इनकम, वो 45%। और जो द्वितीयक सेक्टर से जो जीडीपी है वो 24% जीडीपी में योगदान है। वहीं जो रोजगार है, रोजगार में जो योगदान है वो भी 24% है। तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो जीडीपी में योगदान है वो 54% है, और रोजगार के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे योगदान करेंगे तो 31% है, और इसका भी 100%। आई बात समझ में? उपरोक्त तालिका के आधार पर, देखो, उपरोक्त तालिका के आधार पर पॉइंट करके लिखेगा, ठीक है, लाइन चेंज करके लिखे। आजादी के बाद से लेकर अब तक, आजादी के बाद से लेकर अब तक, आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के जीडीपी में, आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी आई है। तो आई है कि नहीं आई है, सामने देखो। आजादी के बाद से लेकर देश में अब तक जीडीपी के योगदान में कृषि के क्षेत्र में प्राथमिक जीडीपी में क्या आई है, कमी आई। देखो पहले 55% था, अब क्या है, तो कृषि के क्षेत्र में मतलब जीडीपी की कमी नहीं है, कमी है ना। लिखे लाइन तो उसी के नीचे चाहे लिख ले कि 1951 में 55%, और 21-22 में 22%, ब्रैकेट में लिखकर छोड़ दो। हो गया ना, ये याद रखेंगे आप। देश में आजादी के बाद से लेकर जीडीपी के योगदान में कृषि के क्षेत्र में, या कृषि के क्षेत्र में जीडीपी के योगदान में क्या आई है, कमी आई है, आई है ना। पहले देखिए कृषि क्षेत्र हमारा जीडीपी में 55% भागीदारी था, अभी क्या है, 22%। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, आजादी से बाद से लेकर, आजादी के बाद से लेकर अब तक के जीडीपी में, आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के जीडीपी में, देश के जीडीपी में सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में योगदान बढ़ा है। देखो आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के जीडीपी में सेवा क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। पहले कितना था, अभी कितना है, लिखे
1951 में 30%, नीचे लिख लें। 1951 में 30, 21-22 में 54%। देखिए वर्तमान में, आज तक, ठीक है, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र क्या है? कृषि है। वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कृषि है। वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कृषि है, जहां आज भी लगभग 45% जनसंख्या अपनी रोजगार के लिए या अपने रोजगार के लिए लगभग 45% जनसंख्या अपने रोजगार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। अपने रोजगार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या? 45% जनसंख्या सीधा सीधा कृषि पर डिपेंड है और उसमें अपना रोजगार ढूंढ रही है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि कृषि क्षेत्र में या जबकि कृषि का देश में जबकि कृषि का देश के जीडीपी में जबकि कृषि का देश के जीडीपी में योगदान जबकि कृषि का देश के जीडीपी में योगदान कितना है? सम देखो, मात्र 17-18% है। देखो, जबकि कृषि का देश के जीडीपी में योगदान मात्र 17-18% है। कृषि पर जनसंख्या का बोझ अत्यधिक है। कृषि में जनसंख्या का दबाव अधिक होने पर कृषि में जनसंख्या का दबाव अधिक होने पर कृषि में जनसंख्या का दबाव अधिक होने पर कृषि जोतों का आकार कम हुआ है। कृषि जोतों का आकार कम हुआ है। तो ध्यान से देखो जरा, कृषि जोत क्या है? जब कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होगा, आपकी फैमिली में बाबा जी के पास जो जमीन थी वो 10 बीघा थी, उसके बाद आपके पिता 3 भाई हुए, उसी 10 बीघा जमीन का बंटवारा होगा, जमीन का आकार चेंज होगा कि नहीं होगा? कम होगा। 3 सवा 3 बीघा के आसपास जमीन बनेगी। अब उन तीनों पिता जो भाई हैं, पिता के भाई हैं, उनके भी बच्चे होंगे, उनमें भी 3-3 4-4 हिस्सा लगेगा। तो कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हुआ है कि नहीं हुआ है? और जब अधिक होगा तो कृषि जो जोत होगा उसका आकार क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ रही है ना? देखो, नेक्स्ट देखो, या इसी में लिखो।
1971 में 1971 में प्रति किसान कृषि जोत प्रति किसान कृषि जोत का आकार 0.28 हेक्टेयर था। जो वर्तमान में घटकर जो वर्तमान में घटकर 1 हेक्टेयर से भी कम हो गया है। जो वर्तमान में घटकर 1 हेक्टेयर से भी कम हो गया है। ब्रैकेट में लिख लें 0.9 हेक्टेयर। पेन डाउन करो। 1971 में जो कृषि किसान था ना, उसकी जो कृषि जोत जमीन थी, वो प्रति व्यक्ति के पास लगभग, जो सरकारी डेटा है वो बता रहा था कि 2.28 हेक्टेयर जमीन हुआ करती थी हर किसान के पास। लेकिन आज वर्तमान स्थिति क्या है कि हर किसान के पास, प्रति व्यक्ति के पास लगभग 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन हो गई है। मतलब 0.9 हेक्टेयर के आसपास उनके पास कृषि जोत जमीन रह गई है। इससे क्या होगा? इससे कृषि पर क्या होगा? दबाव बढ़ेगा। जनसंख्या अत्यधिक होने के कारण जनसंख्या पे क्या होगा, मतलब सॉरी, कृषि पर क्या होगा? दबाव होगा। तो लिखें इसी के सामने, लिखें इसका कृषि पर प्रभाव। प्रभाव तो पड़ेगा ना, इसका कृषि पर प्रभाव, प्रभाव क्या पड़ेगा? तो प्रभाव है कि इसका क्या होगा? उत्पादकता में कमी आएगी। इसका प्रभाव लिखिए, नंबर 1, उत्पादकता में कमी। उत्पादकता में कमी, उत्पादन कम होगा कि नहीं होगा? जहां पर पहली बात देखिए, 1971 में हर व्यक्ति के पास लगभग 2.28 हेक्टेयर जमीन हुआ करती थी। वही जमीन अब क्या है कि 1 हेक्टेयर से भी कम हो गई है, लगभग 0.9% या 9 हेक्टेयर हो गई है। तो इसका सीधा से प्रभाव पड़ेगा। और पहले प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर आपके पास जमीन कम है तो उत्पादकता बढ़ेगी कि घटेगी, ये बताइए। घटेगी। तो नंबर 1, उत्पादकता में कमी। नंबर 2, अगर उत्पादन कम हो रहा है, गेहूं 10 कुंटल के बजाय 2 कुंटल हो रहा है, तो किसानों की आय घटेगी कि बढ़ेगी? तो देखिए, किसानों की आय में कमी। किसानों की आय में कमी। बताओ मुझे, आय आपकी जब घटेगी, कमाई कम होगी, इनकम कम होगी, क्या करिएगा? भाई कपड़े तो सबको पहनना है, खाना भी है। आप दो तीन चीजों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और दो तीन चीजों से खिलवाड़ करने का मतलब सीधा आप गए। उत्पादन कम हो रहा है, आय में कमी कम हो रही है, तो क्या होगा? इससे प्रचंड बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? प्रचंड बेरोजगारी बढ़ेगी। तो बेरोजगार होना अलग बात है, बेरोजगारी अलग बात है। अभी रुक जाइए, देखिए बेरोजगारी क्या है कि मुझे काम नहीं है मिल रहा, मैं पढ़ा लिखा हूं और काम नहीं मिल रहा है।
नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या है, बेरोजगारी है। कहते नहीं साहब हम बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा है ही नहीं, बेरोजगार। लेकिन खाए बिना नहीं मर रहे हैं, घर में पैसा है, तो बेरोजगारी अलग है और प्रच्छन्न बेरोजगारी अलग है। हम लोग वही बात कर रहे हैं, सीधा प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो लिखिए, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ेगी, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ेगी। और हेडिंग डाल दीजिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, इसे ना छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, छिपी रहती है। लिखे, इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। चाह रहा हूँ ना थोड़ा स्लो चलना, लेकिन अब कितना भी स्लो हो जा रहा है फिर भी हो ही जाता है। भारत में यह बेरोजगारी, लिखे, भारत में यह बेरोजगारी, कौन बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में यह बेरोजगारी अधिकांशतः, भारत में यह बेरोजगारी अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखना, कहाँ पाई जाएगी, कृषि क्षेत्र में। भारत में यह बेरोजगारी अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जहां अतिरिक्त श्रमिक, जहां अतिरिक्त श्रमिक की, जहां अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता, जहां अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इसी को सामने ऐसे लिख लीजिएगा। अभी समझा दे रहे हैं क्या है ये सीमांत माइनस अतिरिक्त क्या है, अभी समझा। समझाना जरूरी है भाई आपको, समझा दे कैसे समझाए। जहां अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है ना, ये लिखे हैं आप। चलो देखो कैसे होगा।
देखो, ये आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, फिर से हम लोग इसी बात पर। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जहां अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। इसी को हमें समझना है। ठीक है, देखो, मान लो भूमि कितनी है? 2 हेक्टेयर है। ध्यान से सुन लो, अभी बनाना मत। कितना है? 2 हेक्टेयर। उत्पादकता, उत्पादन कितना कर रहा है? मान लीजिए 10 टन प्रति हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर में वो 10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कर रहा है, ये इसकी उत्पादन क्षमता है। और कितने लोग मिल करके कर रहे हैं? श्रमिक कितने लगे हुए हैं? तो श्रमिक लगे हैं क्या? 4। बात समझ में आ रही? सेम जमीन वही है, 2 हेक्टेयर, उत्पादन भी वही होगा, उत्पादन भी वही हो रहा है, 10 टन प्रति हेक्टेयर। भाई 10 हेक्टेयर में उतना उसकी उत्पादन क्षमता है तो उतना ही होगा ना। लेकिन इस बार हुआ क्या कि श्रमिक बढ़ा दिए गए। 4 थे, वो कितने हो गए? तो कितने श्रमिक अतिरिक्त हुए बताइए जरा? है? 4। तो यही 4 जो श्रमिक होंगे ये अतिरिक्त क्या कहलाएंगे? श्रमिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अतिरिक्त श्रमिक कहलाएंगे। ये इसके 4 के अलावा है ना, ये अतिरिक्त श्रमिक हो गए। जहां अतिरिक्त श्रमिक सीमांत उत्पादकता को शून्य कर देते हैं। यही जो अतिरिक्त श्रमिक है, यही सीमांत जो उत्पादकता है, क्या होगा बताइए? 10 से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सीमांत उत्पादकता क्या हो जाएगी आपकी? शून्य हो जाएगी। यही शून्य क्या कहलाएगा? बोलो, यही शून्य क्या कहलाएगा? लिख लीजिए, सीमांत उत्पादकता। समझ में आई बात? अभी देखिए, अगर जैसे ही मैं इस अतिरिक्त व्यक्ति को, अतिरिक्त श्रमिक को हटा दूंगा, तो फिर क्या सीमांत उत्पादकता पे कोई कमी आएगी? कोई कमी नहीं आएगी। ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर से। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वह है जहां अतिरिक्त श्रमिक सीमांत उत्पादकता को शून्य कर देते हैं। मेरी बात को फिर से समझो। आपके घर में
6 लोग हैं। पिताजी सबका बढ़िया से लालन पालन कर रहे हैं। माता जी, ठीक है। सब काम बढ़िया से चल रहा है, समझे ना। अब आपके घर कोई 2 4 6 10 5 मेहमान आ गए। क्या आ गए? मेहमान। अच्छे से समझो थोड़ा सा। आप घर में 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर हैं। पिताजी ही कमा रहे हैं अभी। कौन कमा रहा है? आप क्या हैं? आप क्या कहलाएंगे? बेरोजगार। क्या कहलाएंगे? बेरोजगार, क्योंकि अभी तो आपके पास कोई रोजगार तो है नहीं। और जिसके पास रोजगार नहीं वो क्या है? बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार हो। 6 सदस्य हैं और 6 लोग बेरोजगार हैं। रोजगार कौन है आपका? पापा। समझ रहे हैं ना। अब 2 लोग आ गए मामा के यहाँ से। भैया हम आए गए। ठीक है, आओ रहो। अब पिताजी क्या करेंगे? माथा उनका ठनकेगा। नहीं, कमाना उन्हीं को है ना, खर्चे तो उन्हीं को करने हैं। 100 रुपए ला कर देते थे तो 6 लोगों में बांट देते थे। रुपए तो 100 ही थे। तो लाएंगे 100 ही रुपए, क्योंकि वो भाई उत्पादकता उनके पास वही है, लिमिटेशन वही है, 100 रुपीज। समझ रहे ना। तो 1650 रुपए आसपास में जो भी हो, हर व्यक्ति को मिल रहा है। अब जैसे ही 2 लोग आए, तो ये 2 लोग क्या कहलाएंगे पहले बताइए आप? क्या कहलाएंगे? अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे या श्रमिक कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हैं? अतिरिक्त सदस्य होंगे। और जैसे ही अतिरिक्त सदस्य आए, ये हमारे वाले रुपए में से ना, 100 रुपए में से हम 600 रुपए में से इनका भी हिस्सा लगना चाहिए। अब मिले कि ना मिले, लेकिन उम्मीद तो वही करेंगे। ये लोग, हम लोग बेरोजगार थे, हम लोग क्या थे? हम लोग क्या थे? और ये अब क्या कहलाएंगे? प्रछन्न बेरोजगार या बेरोजगारी। क्या कहलाएगी इनकी? प्रछन्न बेरोजगारी। सुनिए, जो अतिरिक्त श्रमिक होगा, और वो अतिरिक्त श्रमिक क्या करेगा? सीमांत उत्पादकता को शून्य कर देगा। हमारे रुपए में से जो हमको मिल रहे थे, उसने क्या किया? आकर के उसमें से हिस्सा लिया। देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, तो सीमांत उत्पादकता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और यही सीमांत उत्पादकता जैसे शून्य होगी, वही प्रचंड बेरोजगारी कहलाएगी। तो समझ में आया कि नहीं आया? समझ नहीं बात? अब लिख ले। इन अतिरिक्त श्रमिक को, और जैसे ही जो अतिरिक्त श्रमिक है, ये सदस्य हैं, आप इनको हटा दो। ठीक है। इस या इन अतिरिक्त श्रमिक को कार्य से हटा देने पर, इन अतिरिक्त श्रमिक को कार्य से हटा देने पर उत्पादकता पर कोई कमी नहीं आती, या उत्पादकता में कोई कमी नहीं आती, या उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे आप देखना चाहें।
अतिरिक्त श्रमिक को हटा देने या अतिरिक्त श्रमिक को कार्य से हटा देने पर उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः ये अतिरिक्त श्रमिक अतः ये अतिरिक्त श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित हैं। अतः ये अतिरिक्त श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित हैं। ठीक है। भारत में 9% 9% प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी की दर क्या है बताइए? 9% ऐसे लोग हैं जो प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो फिर से समझा दो। है लिखे। इसका एक बड़ा कारण कृषि क्षेत्र में इसका एक बड़ा कारण कृषि क्षेत्र में कुशलता, मतलब आपके अंदर स्किल है ही नहीं है। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में लिख लो, श्रमिकों में कुशलता में कमी। आपको पता तो है ना कि 1 बीघा में कितने वो पड़ेगा, 20 पड़ेगा। चलता ही नहीं है ना। खाद कब पड़ेगी, पानी कब डाला जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, किसान लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है। तो इसका जो एक बड़ा कारण है वो कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में कुशलता की कमी है या कुशलता का अभाव है। समझ में आ रही है बात? हमारा मन कर रहा है अब की बार हम जाएंगे जम्मू कश्मीर, पता है, और वहां से लाएंगे हम सेब का पौधा, क्योंकि मार्केट में सेब ना बड़ा महंगा हो गया है। नहीं तो खाना हमें अभी है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, होगा ही नहीं ना। तो कुशलता की क्या है, अभाव है, कमी है। मैं क्यों काम करूं, है ना। पानी देते देते, खाद देते देते, रोज देखते देखते, चाहे जितना देख लूं, वो सेब यहाँ नहीं है ना। उस टाइप का हो भी गया ना, टेढ़ा मेढ़ा खट्टा हो जाएगा, वैसे नहीं होगा, क्योंकि उसकी जलवायु वही का। आई बात समझ में? तो प्रचंड बेरोजगारी का एक मेन कारण यह भी है और बड़ा कारण है कि जो श्रमिक है उनमें क्या है, कुशलता की कमी है। समझ रहे हैं ना? लिखें। दूसरा बड़ा कारण दूसरा बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि। दूसरा बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि। वर्तमान में भारत
वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। दूसरा चीन है। दूसरा कौन है? चीन है। लेकिन याद रखना, भारत की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है। लिखो, भारत $3 ट्रिलियन। अब चीन का लिखो $18 ट्रिलियन। और इसका कितना है? $3 ट्रिलियन। वो भी थ्री नहीं है, वो भी थ्री नहीं है, वह 2.7 है।